हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश्वर सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप देखो, इस चैप्टर में खास क्या है, इस चैप्टर में ना आपके पास ज़्यादा थ्योरी है। ठीक है, इसमें समझने वाला काम थोड़ा कम है और एक्सेप्शंस थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर की जो थ्योरी है ना, उसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नो डाउट ये पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो और इस में मतलब इसको क्रैश कोर्स में पूरा कंप्लीट करना इट इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क। बट हम क्या करेंगे इसमें कि आप इसमें एक बार ऐसे आप क्या करें, एक बार इसके ये वीडियो देखें। ठीक है, इससे अपनी थ्योरी को रिवाइज करें एंड उसके बाद आप कोशिश करिए आप जितने भी PYQs हैं उसको एक बार कम से कम, है ना, एक बार PYQs को कम से कम एक बार लिख के सारा उनको सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि अगर आपका कुछ पॉइंट अगर कुछ मिसिंग भी होगा इस थ्योरी में, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। प्लस जो जो आपने पढ़ा होगा इस क्रैश कोर्स में वो आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको बेटर रहेगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इंट्रोडक्शन की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, n-1 डी सब शेल में, उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ऐसे एटम्स है या आयंस जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो। देखो भाई, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, चाहे वो एटम है या चाहे वो आयनिक फॉर्म में है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल है ना, आपके पास चार सीरीज है, 3D 4D 5D एंड 6D। ठीक है, 3D is your scandium to zinc, 4D is from yttrium to cadmium, 5D is from lanthanum and hafnium to mercury, and 6D is from actinium and rutherfordium to copernicium। राइट, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो भाई, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल एंड ये जो आपका मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है, n-1 डी सब शेल में आ रहा है। ठीक है जी, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूँ, जनरल की तो है n-1 डी 1 to 10 एंड ns2। ठीक है, n-1 डी 1 to 10 एंड ns2। ऐसे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डी की। बट क्योंकि अब ये एक्सेप्शन से थोड़ा सा भरा चैप्टर है, ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, ब्लॉक केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं, बिकॉज अभी राइट नाउ इतनी स्टडीज़ जो है हमारे पास इतनी नहीं हो पाई, इतने लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि हम उनकी जो एक्सेप्शंस है, नो डाउट कुछ एक्सेप्शंस के हमारे पास रीजंस होते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, बार बार है ये ट्रेंड क्यों आ रहा है। ठीक है, बट मेजॉरिटली इनऑर्गेनिक जो आपके रिएक्शंस हैं, जो बाकी सारे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी फास्ट होती हैं कि अभी तक उनको समझने के लिए उस तरह से मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हुआ। सो इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि एक्सेप्शन है, बट एक दो बार, चार बार आप रिवाइज करोगे, बार बार सुनोगे वीडियो को एंड इसको अगर आप चाहो तो एक बार लिख भी लो। अगर आप अपने अपने हाथों से लिखोगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। राइट, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड CN। इसमें क्या है आपके पास, इनकम्प्लीट आपके पास सॉरी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसमें। ठीक है, बट इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें ना आपका एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, n-1 D10 एंड ns2। ठीक है, उस वजह से ये ग्राउंड स्टेट में या अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका डी ऑर्बिटल फिल्ड रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दो एस से निकल जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वजह से इनकी कोई करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसी। इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन क्या है आपके पास, ये है आपके 3D सीरीज की। देखो 4D में भी है, 5D में भी है, बट एटलीस्ट एज फार एज द बोर्ड्स इज कंसर्न्ड, है ना, एटलीस्ट 3D की आपके जो एक्सेप्शंस है वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो 4D की भी पता होनी चाहिए, 5D की भी पता होनी चाहिए, बट एटलीस्ट एज फार एज द बोर्ड्स इज कंसर्न्ड इसमें 3D की आप याद रखेंगे। कौन सी? एक क्रोमियम, एक कॉपर। क्रोमियम में क्या होता है आपके पास 3D5 4s1, मतलब इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2 हो, आपके पास होती है 3D5 4s1 एंड कॉपर में होता है 3D10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3D9 एंड 4s2। सिंपल सा रीजन है, इसमें हाफ फिल हो रहा है आपका डी एंड इसमें फुली फिल्ड हो रहा है आपका डी ऑर्बिटल, उस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से इसकी ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 3D एलिमेंट्स में।
ठीक है जी। अब मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जितने आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जितने आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे डिस्प्ले हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा होती है, ये डक्टाइल होते हैं, इनमें मेलेबिलिटी होती है, दे आर मेलिएबल, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, एंड इसमें मेटालिक लस्टर होते हैं, मेटालिक शाइन होती है इनमें, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी दे आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, ठीक है, ये जल्दी वोलेटाइल नहीं होते, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाई, बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, इनमें क्या होती है इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से इनमें क्या होता है, इनमें अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनमें इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है, ठीक है। और आपका मेल्टिंग पॉइंट राइज करता है मैक्सिमम एट D5। उसके बाद आपको पता है D5 में क्या होती है, पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, इस वजह से आपका ऊपर मैक्सिमम ऊपर पहले ऊपर राइज करेगा फिर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें आप एक्सेप्शन क्या है आपके पास मैंगनीज में और टेक्नीशियम में, क्यों होती है आप इसमें, क्योंकि इनमें स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो D5 पे देखो चाहिए तो था आपके पास कि D5 पे मैक्सिमम आना चाहिए था, D5 पे होना चाहिए था मैक्सिमम, बट होता क्या है स्टेबिलिटी की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है इनमें डिप आ जाती है टेक्नीशियम में और मैंगनीज में, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटालिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल एटम, जो आपके मेटालिक क्रिस्टल है उनको इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये देखो ये पहले ना इंक्रीज करेगी, फिर एक मैक्सिमम पे पहुंचेगी, फिर डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगी, फिर डिक्रीज करेगी, ठीक है। और ये जो आपके 4D एंड 5D सीरीज है ना, इनमें ज़्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन 3D सीरीज, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की, तो जनरली एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा रेडियस आपका डिक्रीज करता है, वाई, बिकॉज ऑफ शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है, ये आपके पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है ना इसमें इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उस वजह से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जहाँ जहाँ पे भी मैं जेड इफेक्टिव लिखूंगा इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, 4D और 5D सीरीज में ना ऑलमोस्ट इनकी इनका रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, वाई, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। इनकी इनमें क्या होता है कि इनमें ना इलेक्ट्रॉन आते हैं 4f में बिफोर 5D, और 4f की शील्डिंग भाई देखो आप लोग याद होगा आपने प्लस वन में पढ़ी होगी शील्डिंग इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा होती है S देन P देन D देन F, ठीक है, और F की तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होती है, इस वजह से क्या होती है कि 4D और 5D सीरीज में ना इनका जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें आप देख सकते हो ये 3D का है, ठीक है, ये 3D का ट्रेंड है, ये 4D और 5D आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम सेम इनका साइजेस है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्पेशली जिरकोनियम एंड हॉफनियम में, ठीक है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम में, जिरकोनियम एंड हॉफनियम में आप देख सकते हो ये आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम साइज है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, हर एक सीरीज में ना आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं कि आपको आइसोलेटेड एटम से गैसियस स्टेट में आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, बट आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रही है बढ़ेगी, ठीक है। और इनर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। 5D एलिमेंट्स जो है ना इनमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है देन 3D एंड 4D, वाई, बिकॉज नंबर 1 इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, नंबर 2 इनमें इनइफेक्टिव शील्डिंग होती है ऑफ न्यूक्लियस बाय 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है शील्डिंग तो करते ही नहीं है, उस वजह से इनमें जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत कम ऑब्जर्व होता है, एंड दैट इज़ वाई 5D एलिमेंट्स के सबसे ज़्यादा हाइएस्ट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है भाई, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इनमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक ही एटम, ठीक है, वाई, बिकॉज स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल, जो आपका d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल है ना, लाइक n-1d जो पिछला मान लो जैसे 3D एंड 4s है, ठीक है,
तो डी और एस में ना एनर्जी डिफरेंस कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, उस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है डी से एस, एस से डी में। ठीक है, उस वजह से आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो होती है। ठीक है, जो आपके मिडल ऑफ सीरीज में एलिमेंट्स है उनमें ग्रेटेस्ट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे मैंगनीज है, अब मैंगनीज में +2 से लेके +7 तक होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेयर एज जो आपके बिगिनिंग में है सीरीज के उनमें बहुत कम होती है। जैसे अब मैं स्कैंडियम की बात करूँ, इसमें सिर्फ एक ही होती है, दैट इज +3। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आया TiX4, VF5 एंड CrF6। देखो होता क्या है, जैसे टाइटेनियम में आपका आ रहा है +4, इसमें वैनेडियम में आ रहा है +5, क्रोमियम में आ रहा है आपका +6। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगे हैं। फ्लोरीन क्या करता है, आपका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हाई लैटिस एंथैल्पी और हाई बॉन्ड एंथैल्पी इन कोवलेंट बॉन्ड, ये जो आपके फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं ना, इनमें हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें, या हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इस वजह से दे कैन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर कॉपर की, तो Cu2 पॉजिटिव जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये एक दो बार मैंने भी देखा हुआ है पेपर में रिपीट होते हुए। जो आपका Cu2 पॉजिटिव है ना, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है देन कॉपर यूनी पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। वाई सो? बिकॉज इनमें मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है, देखो होता क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज अभी इतना छोटा है, उस वजह से क्या होगा, उसमें ज़्यादा जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सराउंड कर लेगा। उस वजह से क्या होगा कि वो उसमें इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो आपका कंपनसेट कर देती है जो आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी है ना सेकंड वाली। ठीक है, उसको कंपनसेट कर देती है कि भी चाहिए तो था कि कॉपर पॉजिटिव स्टेबल होता। ठीक है, बट आपका होता ज़्यादा स्टेबल कॉपर 2 पॉजिटिव है इन एक्वस स्टेट। ठीक है, एक्वस स्टेट में क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें फेवरेबल हो रही है। स्मॉल साइज की वजह से आप उसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, और उस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज पॉजिटिव वैल्यू, बट उसको ये कंपनसेट कर देता है नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो आपका कोइंसाइड करता है विद ग्रुप नंबर। जैसे अगर मैं स्कैंडियम की बात करूँ, इसका ग्रुप है 3rd। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। ठीक है, और मैंगनीज की बात करूँ, इसका ग्रुप नंबर है 7th, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। ठीक है, सिमिलरली एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्सीड्स फ्लोरीन। भाई फ्लोरीन से ज़्यादा अगर मैं कहूँ और कोई एटम है जो स्टेबलाइज कर सकता है दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स, वो है ऑक्सीजन। जैसे मैं MnF4 और Mn2O7, MnF4 में ऑक्सीजन स्टेट है आपके पास +4, Mn2O7 में है +7। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑक्सीजन आपका मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले है ना, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एक्चुअली एक्ट करती है ज़्यादा एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, यानी कि जितने भी आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ना, ठीक है, जैसे NiCO4, ठीक है, ये इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, वाई? बिकॉज इनमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया। अब जो इनमें क्या हो गया, दे कैन एक्सेप्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे M2 पॉजिटिव से M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। M2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई? देखो आपका तो रिडक्शन हो रही है, आपने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, रिडक्शन हो रही है, तो इसमें ना कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। वाई? बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इनमें ना आयनाइजेशन एंथैल्पी में बड़ी इरेगुलरिटीज़ है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में बड़ी इरेगुलरिटीज़ है, इस वजह से ये इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूँ कॉपर है। ठीक है, कॉपर का ना पॉजिटिव होती है E0 वैल्यू। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म Cu सॉलिड टू कॉपर गैस। कॉपर को सॉलिड से गैसियस फॉर्म में लाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 0.34 वोल्ट, है ना। और ये कॉपर है आपका एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी E0 की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कॉपर की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करूँ वैल्यू ऑफ E0 फॉर मैंगनीज
निकल एंड जिंक ये मोर नेगेटिव होती है। यहाँ पे देखो मैंगनीज, निकल और जिंक इनमें डिप आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, अब 3d5 ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, तो ये एक डिप आ रहा है। निकल में क्या होता है आपके पास, ड्यू टू स्मॉल साइज इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है निकल की, इस वजह से इसमें डिप आ रहा है। ठीक है, और जो आपका जिंक है इसमें कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है, इस वजह से इसमें डिप आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ M3 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसमें भी आपके पास कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, एक तो है कि ये मैंगनीज और जिंक के लिए हाई वैल्यूज़ है, बिकॉज आपको पता है मैंगनीज 2 पॉजिटिव इज 3d5, Zn2 पॉजिटिव इज 3d10, तो ये कोशिश करेगा +3 से +2 में जाने के लिए। अगर +3 चला गया तो 3d4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जिंक चला गया तो 3d9 हो जाएगा, विच इज़ लेस स्टेबल। तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से इनकी जो ई नॉट वैल्यूज़ है फॉर M3 पॉजिटिव टू M, ठीक है, वो ज़्यादा होंगी। एंड अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम एंड आयरन की, इनमें लो होती है। वाई? बिकॉज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है, Fe3 पॉजिटिव से ये 3d5 कन्फिग्रेशन स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन एक्वायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज़ की। भाई देखो जो आपके 3D सीरीज में मेटल्स है ना, दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिड्स। ठीक है, जितने भी आपके 3D सीरीज में एलिमेंट्स है उनको आप ऑक्सीडाइज करा सकते हो यूजिंग एसिड, एक्सेप्ट कॉपर। अभी आपने पढ़ा था कॉपर नहीं होता। ठीक है, कॉपर नहीं होता, कॉपर को छोड़ के बाकी जितने भी है ना आपके एलिमेंट्स इन 3D सीरीज उसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ठीक है, और आपके जो M3 पॉजिटिव से M की जो लार्ज वैल्यूज है जैसे मैंगनीज एंड कोबाल्ट की, ठीक है, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिनमें नेगेटिव वैल्यूज है ई नॉट की जैसे टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसमें भाई ज़्यादा वैल्यूज़ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, नेगेटिव वैल्यूज़ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। ये क्यों है? ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था जब मैंने आपको कराया था, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई थी, राइट। एंड जो जिनकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ई नॉट की, दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, जो क्रोमियम है ना 3 पॉजिटिव, इट इज स्टेबल देन क्रोमियम 2 पॉजिटिव। वाई? बिकॉज क्रोमियम 3 पॉजिटिव में क्या होता है, अब क्रोमियम में देखो भाई, अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ शक्ति वक्र, देखो 3d4 है उसमें। ठीक है, 3d4 है। अगर मैं क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करूँ तो इट विल बी 3d4। अगर मैं क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करूँ तो इट विल बी 3d3। ठीक है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3d3 है, तो ये T2G जो है इसका हाफ फील्ड होता है। इसको देख के घबराना नहीं भाई, T2G एंड EG क्या है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैं डिटेल में कराऊंगा। इतना समझ लो कि जो आपके डी ऑर्बिटल्स है ना, जब किसी मेटल से अप्रोच जब वो कोई किसी लिगेंड से अप्रोच करते हैं ना, तो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की इनटू T2G एंड EG, ट्रिपली डिजनरेट एंड डबली डिजनरेट। ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 जो आपके ऑर्बिटल है ना DXY, YZ एंड ZX, वो रहते हैं इन T2G एंड EG में चले जाते हैं आपके DX² माइनस Y² एंड DZ²। ठीक है, तो T2G में आप ये 3d3 है, तो T2G में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, तो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, अगर इनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जनरली, ठीक है, तो उस वजह से ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। हाँ, अगर नहीं हुआ तो दे विल बी डायमैग्नेटिक, बट जनरली इनमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है मैग्नेटिज्म की एक ही कंडीशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाओ और मैग्नेटिज्म पाओ। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तो इस वजह से इनका अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैंने कैलकुलेट करना हो न्यू, दैट विल बी इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटन। BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटन, एंड ये जो आपका n है ये है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नेक्स्ट में बात करें फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की, तो भाई जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्योंकि एक तो पैरामैग्नेटिक हो गए, और ये इनके जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे ना, दे विल बी कलर्ड। वाई? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन क्या है कि ये जो आपका देखो, जैसे आपका मैंने अभी बताया ना, आपके जो डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट, मतलब वो उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू T2G एंड EG। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ये डी से डी में T2G से EG में जाएगा, EG से T2G में आएगा, उस वजह से डी ऑर्बिटल में ही इनकी ट्रांजिशंस हो रही हैं। ऐसी ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशंस की खास बात क्या है कि इस वजह से ना कलर आता है, ठीक है। तो इस वजह से जिनमें भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें डी ट्रांजिशन की वजह से उनके जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे दे विल बी कलर्ड। और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जिंक के, ठीक है, जिंक के कॉम्प्लेक्सेस हो गए है ना, तो दे विल बी ऑफ कोर्स डायमैग्नेटिक, और जिनके उनके कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे दे विल बी कलरलेस। तो आई रिमेंबर जब मैं अपनी मास्टर्स का थीसिस अपनी जो रिसर्च कर रहा था ना, तो उसमें मेरे एक प्रोफेसर ने मेरे को पूछा था कि भाई मेरी रिसर्च क्योंकि थी थोड़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेटेड, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि ऐसे कोई जिंक का कोई कंपाउंड था तो वाई इट इज़ कलरलेस, ठीक है। तो उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि जिंक में क्या होता, डी ट्रांजिशंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कभी कभार सिंपल से जो आपके क्वेश्चंस हैं, सिंपल से जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आपके रिसर्च में भी काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड लार्ज चार्ज डेंसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, जो आपके जो है डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्सेस है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑल्सो, ठीक है, जिसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट बात करें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, इनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो इस वजह से ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं और इस वजह से इनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन है, ये Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बन सकता है जब हम इसे आयोडाइड आयन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपके बड़े सारे जो कंपाउंड्स हैं, आपके जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स है, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वनेडियम पेंटॉक्साइड है आपका, इट इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस। फाइनली डिवाइडेड आयरन है, इट इज़ यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। एंड ये जो निकल है, ये तो आपने ऑर्गेनिक में कितनी बार देखा होगा कि जब आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करानी होती थी तो उसमें आप निकल को यूज़ करते थे, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल TM यानी ट्रांजिशन मेटल है ना जो, ठीक है, इनमें टेंडेंसी होती है टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन एटम। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है कि ये जो इनके आयनिक कंपाउंड्स है ना, उनमें इंटरस्टिशियल साइट्स यानी कि उनमें कुछ कुछ वेकेंट साइट्स बच जाती है, जिनमें ये जो छोटे छोटे एटम्स है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, ये आके उस इंटरस्टिशियल जो गैप्स हैं या उनमें जो वैकेंसीज हैं उनमें ये फिल हो जाते हैं, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, ये आपका जो इरेगुलरिटी होती है इनमें, ऐसे जो इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनमें स्टोइचियोमेट्री की इरेगुलरिटी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल TiC हो गया, Mn4n हो गया, नाइट्रोजन हो गया, Fe3n हो गया, या VH 0.56, अब यहाँ पे 0.56 है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें इरेगुलरिटीज पाई जाती है, ये दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि वो गैप में फिल हुए हैं। ये जो आपके एटम्स है ना, वो गैप में फिल हुए हैं, ठीक है, वो पूरा बॉन्ड नहीं बना, वो गैप में फिलिंग हुई है उनकी, इस वजह से उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। और ये हार्ड होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और ये इनर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें अलॉय फॉर्मेशन की, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट इनका सिमिलर एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, जिस वजह से ये दे कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन द क्रिस्टल। होता क्या है, सिमिलर साइज आपने देखा था ना, इनका सिमिलर साइज होता है, तो ये अपनी जो क्रिस्टल में ना अपनी पोजीशन को ऐसे म्यूचुअली उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको हम यूज़ करते हैं इन अलॉयस, ठीक है। जैसे आपका क्रोमियम, वनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैंगनीज, इनको आप यूज़ करते हो इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील के लिए, ठीक है। कॉपर और जिंक आपने पढ़ा था सबसे पहले चैप्टर सोल्यूशन में, ब्रास में यूज़ करते हो, कॉपर और टिन आप यूज़ करते हो इन ब्रोंज, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमंगनेट। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ नहीं करना, इनमें आपने बस रिएक्शंस को याद रखना है आपने, ठीक है। और इसको सिंपल सा तरीका यही है कि इसको 3-4 बार लिखो, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। प्रेपरेशन कैसे है पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करूं, इसको आप ऑब्टेन करते हैं बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड ओर। क्रोमाइड ओर क्या होता है, FeCr2O4, FeCr2O4, ठीक है। तो ये जो आपका क्रोमाइड ओर है, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको क्या मिलता है, Na2Cr O4, ठीक है, सोडियम क्रोमेट मिलता है आपको,
सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 एंड CO2। सोडियम क्रोमेट को आप जब एसिडिफिकेशन कराते हो उसकी, तो आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम आयन एंड H2O। और अब आपको सोडियम डाइक्रोमेट तो मिल गया भाई, आपको क्या चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसकी सब्स्टिट्यूशन करा दो फिर KCl, तो आपको मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड NaCl। ठीक है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये जो आपका क्रोमेट आयन है, ठीक है, ये आपका डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, इन दोनों की आपको दिख रही है ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है। और डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है दैट इज 179 पिकोमीटर। ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रिजिंग वाला जो ऑक्सीजन है, और जो इसका टर्मिनल ऑक्सीजन है, उसके साथ बॉन्ड लेंथ है 163 पिकोमीटर, यानी कि ब्रिजिंग की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है। अब देखो भाई, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी से। सोडियम डाइक्रोमेट है ना, इट इज़ मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। इस वजह से आपको मतलब अगर आपने उसको बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना, तो आप क्या करोगे, KCl से आप उसकी रिएक्शन करा देते हो। ठीक है। अच्छा, और अगर आपको पता है ये जो ना इसके पोटेशियम डाइक्रोमेट के ना ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं, ऑरेंज क्रिस्टल है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट के, जब आप ये रिएक्शन कराते हो ना, तो ऑरेंज कलर के आपके पास बड़े सुंदर सुंदर से क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है। तो वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट है ना, दे आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में आप क्रोमेट को डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना क्रोमियम की इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट वो सेम रहती है। ठीक है। देखो भाई, अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है तो क्रोमेट से आपके पास बनेगा डाइक्रोमेट, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो डाइक्रोमेट से बन जाएगा क्रोमेट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोडियम को अभी आपने पढ़ा क्योंकि उसकी ग्रेटर सॉल्युबिलिटी है पानी में, उसको आप यूज करते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट आपने पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप यूज करते हो एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह आप यूज करते हो इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी मोलारिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है। थोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। उसके विद रिस्पेक्ट टू आप दूसरों की निकालते हो, आप इसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है। अब एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसकी ये जो आपका डाइक्रोमेट है एसिडिक सोल्यूशन में ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 से क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। ठीक है। और इससे क्या होता है, ये जो आपका एसिडिफाइड जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में कर देगा, टिन को टिन 2 पॉजिटिव से टिन 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस। ठीक है। ठीक है जी। तो आप जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हो ना, तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आयोडाइड के साथ किया, तो आयोडाइड से आपके 6 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 6 इलेक्ट्रॉन जाके क्या बना देंगे, क्रोमेट आयन बना देंगे। ठीक है। क्रोमेट आयन बना देंगे और I2 रिलीज कर देंगे, आयोडीन रिलीज कर देंगे। तो अगर आपने पूरी आयनिक इक्वेशन लिखनी है ना, आपने अगर पूरी आयनिक इक्वेशन लिखनी है, जैसे उन्होंने आयरन की केस में लिखी हुई है, तो इसको क्या करो, ये आपकी हाफ इक्वेशन है, ये आपकी हाफ इक्वेशन है, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पूरी आयनिक इक्वेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूँ अपना अगला कंपाउंड दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हो, नंबर 1 बाय पायरोलुसाइट और MnO2, पायरोलुसाइट और होता है। ठीक है। उसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो, इसकी ऑक्सीडेशन कराओ, तो आपके पास बनता है K2MnO4। ठीक है। और ये जो आपका MnO4 है, इसकी एसिडिफिकेशन कराओ, तो आपके पास क्या बन जाता है, मैंगनेट आयन बन जाता है, मैंगनेट आयन MnO2 एंड H2। ठीक है। कमर्शियली ये कैसे करते हो, जो आपका MnO2 है ना, इसको आप फ्यूज करते हो विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन ऑक्सीडाइज विद एयर या पोटेशियम नाइट्रेट, तो आपके पास बनता है मैंगनेट आयन, या तो आप ऐसे बनाते हो। ठीक है। मैंगनेट आयन बनाते हो। और ये जो आपका मैंगनेट आयन बन रहा है ना, मैंगनेट आयन को आप क्या करते हो, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सोल्यूशन बना के, ठीक है, आप पर मैंगनेट आयन में उसको कन्वर्ट कर देते हो। ये आपका कमर्शियल मेथड है। ठीक है। नॉर्मल मेथड आपका जो यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल आप इसको पहले सबसे पहले इस तरह से बनाते थे पायरोलुसाइट और से। ठीक है। अब MnO2 से आप क्या बनाते थे,
पर मैंगनेट बनाते थे, MnO2 फिर आ जाता था, उसको आप दोबारा दोबारा बार बार रिपीट कर सकते थे। ठीक है, इंटरनल कैटलिस्ट की तरह काम करता था MnO2। कमर्शियली आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है, MnO2 से, MnO4 नेगेटिव से, ठीक है। और लैब्स में आप कैसे प्रिपेयर करते हो कि आप मैंगनीज जो है ना आपका Mn2 पॉजिटिव जो भी आपका कोई कंपाउंड होगा मैंगनीज का, उसको आप पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ H2O2 नेगेटिव पर ऑक्सो डाइसल्फेट इसे बोलते हैं, इसको आप रिएक्शन कराते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो एंड आपको मिल जाता है पर मैंगनेट आयन और SO4 नेगेटिव एंड 16H पॉजिटिव। ठीक है, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, सिमिलर सी कहानी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आपका है आपका मैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव। ठीक है, मैंगनेट आयन इज MnO4 नेगेटिव। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इट इज डायमैग्नेटिक। पर मैग्नेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज वाई इट इज डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इसमें ना ऑक्सीजन आपका मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका ना मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, इसमें पाई बॉन्ड बनाता है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, जो इसके ना दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंटरेस्ट वाली है। सबसे पहले तो इसका ना इंटेंस कलर होता है KMnO4 का ना, ये जो पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के। ठीक है, ये आप टाइट्रेशंस वगैरह में भी यूज़ करोगे इन योर आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका इंटेंस कलर होता है और इट्स डायमैग्नेटिज्म अलॉन्ग विद इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। ये ना डायमैग्नेटिक होता है, बट टेम्परेचर को चेंज करने से ना इसमें वीक पैरामैग्नेटिज्म आता है। इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बात करेंगे। और जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है ना, वो डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के क्रिस्टल बनाता है, बड़े सुंदर से होते हैं वो क्रिस्टल्स। ठीक है, और उनका मतलब जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी सिमिलर विद KClO4। ये आपका पानी में इतना सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, और मतलब आप देख सकते हो कि 100 ग्राम पानी में 6.4 ग्राम ही मैक्सिमम सॉल्युबल है। ठीक है, एट 293 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस पे। पर जब इसको आप हीट करते हो एट 513 केल्विन, इट गेट्स डिकम्पोज्ड। ठीक है, तो KMnO4 आपका K2MnO4 और MnO2 और O2 में डिकम्पोजिशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने जब इसका सोल्यूशन बनाना है, आपने खास ध्यान रखना है कि बहुत थोड़े अमाउंट में आपने क्रिस्टल डालने हैं ऑफ KMnO4 इन वाटर, नहीं तो ज़्यादा डालोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो इतना डार्क सोल्यूशन बनेगा, टाइट्रेशन करोगे आपसे एंड पॉइंट मतलब बड़ा ना जल्दी आ जाएगा एंड पॉइंट उसका। या दो चीज़ें होंगी, यहाँ बहुत जल्दी आएगा, यहाँ बहुत लेट आएगा, लगे रहोगे और आपकी जो वैल्यूज़ है वो मैच नहीं करेगी। ये आपकी एक प्रैक्टिकल टिप है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है ना KMnO4 की, अब वो देखते हैं। दो तरह से इसकी रिएक्शन है, एक एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, आपका आयोडीन लिबरेट करता है ये फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन लिबरेट कर देता है। ठीक है, आयोडीन लिबरेट हो रही है, Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करता है Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, फिर ऑक्सिलेट आयन जो है C2O4 ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, उसको या ऑक्सैलिक एसिड आप ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू CO2। ठीक है, एट 333 केल्विन। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर बात करें H2S की, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और सल्फर को ये प्रेसिपिटेट आउट करा देगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा और सल्फर को प्रेसिपिटेट करा देगा। नेक्स्ट सल्फ्यूरस एसिड या सल्फाइड जो है आपका SO3 नेगेटिव, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फाइड बोलते हैं इसे, SO3 नेगेटिव। ठीक है, SO4 नेगेटिव को बोलते हैं सल्फेट, SO3 नेगेटिव को बोलते हैं सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करा देगा टू सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड में, तो SO3 नेगेटिव से आपके पास सल्फेट आयन बनेगा। ठीक है, या नाइट्राइड को ऑक्सीडाइज करा देता है टू नाइट्रेट। ठीक है, NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव में, तो NO2 नेगेटिव जो है ना, इसको आप क्या बोलते हो, नाइट्राइट। ठीक है, और NO3 नेगेटिव है, इसको आप बोलते हो नाइट्रेट। इसका ध्यान रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन, बड़ा वीक अल्कलाइन सोल्यूशन में, इसमें क्या होता है, आयोडाइड से आयोडेट में कन्वर्ट कर देगा। आयोडेट यानी IO3 नेगेटिव, आयोडेट इज IO3 नेगेटिव। ठीक है, थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करा देगा ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट। जो आपका थायोसल्फेट है ना, H2O3,
ठीक है, थायोसल्फेट है आपका जो, इसको करा देगा ऑक्सीडेशन करा देगा, ठीक है, सल्फेट में, इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। और जो मैंगनस सॉल्ट है उसको ऑक्सीडाइज करा देगा इनटू MnO2, मैंगनस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करा देगा। और प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड ये आपका एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करती है इसमें, ठीक है। तो मैंगनस सॉल्ट को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, MnO2 में, ठीक है। और ये जो आपके पर मैंगनेट टाइट्रेशन है ना HCl, ये याद रखना, आपकी जो KMnO4 की टाइट्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वो हमेशा हमेशा अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगी। तो KMnO4 को आप HCl के साथ कभी भी टाइट्रेशन नहीं कराते, क्यों? क्योंकि HCl जो है ना इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है टू क्लोरीन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ है, फिर KMnO4 को एज ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं, वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फैब्रिक्स, ठीक है। एंड उसको डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जो आपका ऑयल्स में कलर आता है उसको डीकलराइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये सारा का सारा इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर की वजह से है। तो आपको पता है कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इस वजह से इनकी मल्टीपल यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। F ब्लॉक एलिमेंट्स इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास दो सीरीज है, लैंथेनॉइड्स, ठीक है, जिसमें 14 एलिमेंट्स है फॉलोइंग लैंथेनम, एंड एक्टिनॉइड्स जिसमें 14 एलिमेंट्स है फॉलोइंग एक्टिनियम। लैंथेनम में क्या होता है, भाई देखो, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को बोलते हो। लैंथेनम इसका बड़ा क्लोजली रिजेंबल करता है विद लैंथेनॉइड्स, दो ये ठीक है, लैंथेनम आपका लैंथेनॉइड्स के बड़ा रिजेंबल करता है, ठीक है। इस वजह से आप इसको एलन आप सिंबल यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में जो है एक्टिनियम बड़ा रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से आप एक्टिनियम का जो सिंबल है वो इसके लिए यूज़ करते हो, ठीक है। लैंथेनॉइड्स जो है ना वो ज़्यादा एक दूसरे से उनकी क्लोज रिसेम्बलेंस है दैन द ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है F ब्लॉक में शील्डिंग तो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, उस वजह से इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। मतलब डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट्स का अगर मैं कहूँ साइज सिमिलर है, तो F ब्लॉक का तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है। और इनमें सिर्फ एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, +3 की, ठीक है। एंड इनकी जो केमिस्ट्री है इससे आप मतलब बहुत ज़्यादा इसका मतलब बेनिफिट है एक ऑक्सीजन स्टेट का, कि इसमें स्मॉल चेंजेस इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अलॉन्ग विद अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट्स उसको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स की बात करूँ, लैंथेनॉइड्स में तो बहुत बढ़िया, एक्टिनॉइड्स में इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो कॉम्प्लिकेशन क्यों आती है, दो कारण है इसमें, ठीक है। एक तो है इसमें एक वाइड रेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, इसमें ज़्यादा रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। और दूसरा जो इनकी इनमें होती है रेडियो एक्टिविटी, दे आर रेडियो एक्टिव एक्टिनॉइड्स, ठीक है, उस वजह से इसको स्टडी करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लैंथेनॉइड्स की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xe 4f 0 to 14 5d 0 to 1 6s 2। दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। सिर्फ दो एक्सेप्शन है इसमें, एक तो है गैडोलिनियम एंड है एक ल्यूटेटिनियम, ठीक है, एक है गैडोलिनियम एंड एक है ल्यूटेटियम। गैडोलिनियम में क्या होता है आपके पास 4f7 5d1 एंड 6s2 होती है, ठीक है। एंड ल्यूटेटियम में क्या होता है 4f14 5d1 6s2। सेम वही कहानी, डी में आपके पास कितने होते हैं, 1 होते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाफ फिल्ड है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो f7 इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, f14 इज फुल्ली फिल्ड स्टेबल है। अगर मैं बात करूँ एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस की, तो ये लैंथेनम से ल्यूटेटियम जब जाते हो आप तो वो कम होता है। वाई, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो होता क्या है इसमें 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है बिफोर 5d, तो 4f इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका साइज जो है रेगुलरली वो डिक्रीज ही करता है, ठीक है, रेगुलरली आपका साइज जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारे पास। सबसे पहला तो है बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अभी हम लैंथेनॉइड की बात करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइज ऑफ जो आपका लैंथेनम है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम La टू Lu, ठीक है, ल्यूटेटियम। अच्छा, आयनिक साइज में जब आपका डिक्रीज होता है ना, उससे क्या होता है कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है ऑफ लैंथेनम OH बॉन्ड,
ठीक है। और जैसे जैसे आपका कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है, बेसिक नेचर ऑफ लैंथेनाइड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज कर देती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ बेसिक करेक्टर की, तो अगर मैं कहूँ आप लेफ्ट से राइट जाते हो, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आपका बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ फजान रूल्स आपने पढ़े होंगे इन +1, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। फजान रूल क्या कहता था कि स्मॉलर कैटायन साइज जो होता है उससे कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है। कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर कम होगा। आयनिक करेक्टर कम होगा तो बेसिक करेक्टर भी कम होगा। तो बेसिक करेक्टर बेसिकली आप कह सकते हो बेसिक नेचर जो है या बेसिक करेक्टर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर, ठीक है, या ऐसे बोलो इनवर्सली सॉरी, बेसिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर। तो कोवलेंट करेक्टर अगर आपका इंक्रीज करेगा, बेसिक करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। आयनिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका बड़ा मतलब इनमें साइज डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो उस वजह से इसको केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बड़ी सिमिलर होती है। इस वजह से एक प्रॉब्लम भी है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कि इसको सेपरेट करना ना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज इतनी सिमिलर होती है। तो आप इस बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज तो आप इसको सेपरेट मतलब करने में बड़ी दिक्कतें आती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स की, तो इसमें आपका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 की, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 2 6s इलेक्ट्रॉन एंड 1 5d या 4f इलेक्ट्रॉन। आपके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6s में और 1 इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा फ्रॉम 5d या 4f में। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +3 की। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, कैसे? जैसे सीरियम है एंड टर्बियम है, इनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। सीरियम में आपका 4f0 चला जाता है, ठीक है, और टर्बियम में आपका पास 4f7 मिलता है। हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इस वजह से ये आपके पास +4 दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। समेरियम में और यूरोपियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समेरियम में 4f6 कन्फिगरेशन बनती है नियर टू हाफ फिल्ड एंड यूरोपियम में 4f7 हाफ फिल्ड, तो इस वजह से ये स्टेबल है। यट्रीबियम में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वाई? बिकॉज ऑफ 4f14 ये फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। इस वजह से ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है इन एक्वस सोल्यूशन। और अगर मैं स्टेबिलिटी टेंडेंसी की बात करूं तो लैंथेनॉइड्स आपके +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोशिश करते हैं कि +3 में जाएं, ठीक है। तो जनरली सिर्फ ये कुछ को छोड़ के लैंथेनॉइड्स आपके जनरली कोशिश करते हैं +2 या +4 में अगर हैं तो दे टेंड टू गो टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं इनकी बात करूँ रिडॉक्स नेचर की, तो आपका सीरियम है ना आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि बड़ी जल्दी इसकी रिडक्शन हो जाती है इनटू सीरियम 3 पॉजिटिव। तो 4 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में इसकी रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। जो आपका यूरोपियम है और जो आपका समेरियम है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, यानी इसकी ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी हो जाती है टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक्टिनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, एक्टिनॉइड्स में आपके पास इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम, ठीक है। एक्टिनियम को डाल लेते हैं, है वैसे वो डी ब्लॉक एलिमेंट का पर उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है। और ये आपके एफ्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं एक्टिनॉइड्स। लास्ट वाला जो आपका है सीरीज, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 5f1 to 14, 6d0 to 1 एंड 7s2, ठीक है। इसमें इरेगुलरिटीज बहुत होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। वाई? बिकॉज एक तो बहुत स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन 5f60 एंड 7s। 5f60 एंड 7s में बहुत कम आपका एनर्जी डिफरेंस होता है, इस वजह से इनका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांजिशन होते रहते हैं उसमें। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड f ऑर्बिटल्स, इसमें इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज आती रहती हैं। मतलब साइज़ इतना इनका सिमिलर है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाते रहते हैं, उस वजह से हर कोई कोशिश करता है कि हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना ले, ठीक है, उस वजह से इरेगुलरिटीज आती हैं, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव नेचर होती है इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके जो आपके एक्टिनॉइड एलिमेंट्स है दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। आयनिक रेडिएशन एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन की बात करूं, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस आपका डिक्रीज करता है इस
क्यों? बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज इसमें पूर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, 5f की तो भाई शील्डिंग सबसे 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 कम होती है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं तो इसमें भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, बट इसमें वेरिएबल है +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, ठीक है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ये एलिमेंट्स में शो करते हैं, थोरियम, ठीक है, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, ठीक है। और ये जो आपकी वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन, सेम वही कहानी, 5f 6d एंड 7s में स्मॉल एनर्जी गैप है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते रहेंगे और उस वजह से वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज अचीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो, लैंथेनॉइड्स में क्या होती है, मेनली +3, इसमें मेनली +3, पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, +2 एंड +4, इसमें है +4, +5, +6 एंड +7, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है लैंथेनॉइड्स में, यानी 14 में से 13 आपके नॉन रेडियो एक्टिव है। एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव हैं। ऑक्सोकेटाइन फॉर्मेशन, ये ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते, ये आपके ऑक्सोकेटाइन यानी ऑक्सीजन के साथ कैटाइन बनाते हैं, जैसे UO2 2 पॉजिटिव, PuO2 2 पॉजिटिव, ठीक है। बेसिक नेचर अगर मैं बात करूँ बेसिक करेक्टर की तो ये आपके कम बेसिक होते हैं, ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इनमें लेस टेंडेंसी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको इसकी थ्योरी आपने अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। अगर आपने पहले पढ़ा तो दैट्स वेरी गुड, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इसको एटलीस्ट इतनी थ्योरी आप एटलीस्ट पढ़ के जाओ और अपने PYQs को एक बार लगा लो, एक बार हाथ से लिख लियो, हाथ से एक बार उसको लिख लेना भाई, एंड अपनी तैयारी को अच्छे बनाए रखें। एंड आई विल सी यू विद द लास्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।